हेलो गाइस, दिस इज श्रीयम सिद्धांत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द स्टैंडर्ड कंडीशन। बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप नस्ट इक्वेशन लगाते हो तो नस्ट इक्वेशन में एक टर्म आता है, वो आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो ये निकालने में भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है, क्योंकि गिवन रिएक्शंस में अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं निकाल पाते हो तो आप नर्स्ट इक्वेशन कभी लगा ही नहीं पाओगे। नर्स्ट इक्वेशन लगाने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए स्पेशली कैलकुलेशन ऑफ हम लोग आज सीखने वाले हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गिवन रिएक्शन। यानी कि हम लोग ये बात जो करने वाले हैं इसको हम लोग ई फॉर ई एम एफ भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई एम एफ ऑफ द रिएक्शन, ई एम एफ ऑफ द रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है बच्चों। तो ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज अ काइंड ऑफ पुश, पुश धक्का बाय द एनोड ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड पुल बाय द कैथोड ऑन द इलेक्ट्रॉन। तुम लोग को पता होगा, मैंने बताया था तुम लोगों को, एनोड से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैथोड की ओर होता है। ठीक है। और एनोड पे निगेटिव पोलैरिटी होती है, जबकि कैथोड के ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, जिस कारण जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके ऊपर एक ड्राइविंग फोर्स काम करने लगता है और यह प्लस इसको अपनी ओर खींचता है। दिस इज अ काइंड ऑफ पुल। और इस इलेक्ट्रॉन को यह जो नेगेटिव है यह क्या करता है, धक्का देता है, यानी कि एक काइंड ऑफ पुल, सॉरी पुश, ये एक पुश है। तो दिस पुश एंड दिस पुल, push defined by the anode and pull defined by the cathode, gives a net electromotive force. Electromotive force means force which is applicable for the movement of the electron. Force, motive means movement, electro means electron. Force which is responsible for, force which is responsible for the movement of electron is called electromotive force. तो हम लोग जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिराइव फ्रॉम पुल बाय द कैथोड एंड पुश बाय द एनोड। ठीक है। और इस दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा दैट विल डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज रिप्रेजेंटेड इन वोल्ट। इसका रिप्रेजेंटेशन किस में होता है? इन वोल्ट में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये तो समझ में आ गया ईएमएफ क्या है। तो ईएमएफ क्या है बच्चों? इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द पुल, पुलिंग फोर्स by the cathode on the electron and pushing force by the anode on the electron, है ना। and the net force developed for the movement of the electron is called electromotive force, है ना। तो लिख सकते हैं इसको क्या, the electromotive force, the electromotive force is derived from, is derived from the net effect of, net effect of the push by the anode and pull by the cathode on the electrons, on the electron for the movement, movement
ठीक है, और प्रोड्यूसिंग करंट, और प्रोड्यूसिंग करंट। तो करंट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, करंट का मूवमेंट क्या होता है, कैथोड से एनोड की ओर होता है ना, ऑन द एक्सटर्नल सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं गैल्वेनिक सेल में। तो करंट का मूवमेंट क्या होता है बच्चों, कैथोड से एनोड की ओर होता है। बट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। तो इसका जो मूवमेंट होता है, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई हो रहा होगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम पुल बाय द कैथोड एंड पुश बाय द एनोड, एंड इट इज अ नेट इफेक्ट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द नेट इफेक्ट। इस दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा, जिस कारण ये इधर की ओर मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ईएमएफ का, ई से लिख देते हैं हम लोग। ईएमएफ इस ई कहो, या फिर हम लोग इसको ई कहें, या फिर ईएमएफ इस तरह से भी लिखा रहता है, या फिर स्मॉल ईएमएफ इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कहीं कहीं अलग अलग तरह से देखते हैं। और इसका यूनिट क्या हो जाता है, वोल्ट। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गिवन रिएक्शन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि इसका जो मेन इस्तेमाल होने वाला है, इसका जो एप्लीकेशन होने वाला है, एप्लीकेशन इसका कहाँ करेंगे हम लोग, इसका एप्लीकेशन होने वाला है नर्स्ट इक्वेशन में। तो नर्स्ट इक्वेशन में बिना आप ई नॉट निकाले काम नहीं कर सकते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग का जो गैल्वेनिक सेल होता है, उसमें नर्स्ट इक्वेशन के बिना हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। नर्स्ट इक्वेशन इज़ वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन ही है। ठीक है और उसमें हमें हर रिएक्शन के लिए ई नॉट निकालना ही पड़ता है। तो आज हम लोग सीखेंगे ई नॉट को किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जिसको तुम ईएमएफ भी बोल सकते हो, है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात जो इसमें बताने वाला हूँ वो क्या है, कि जो ईएमएफ होता है या फिर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने का मतलब होता है, यह मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, और नॉन एडिटिव नेचर का होता है, यानी कि इसको आप डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं। तो वो पहला पॉइंट लिखते हैं, ई नॉट ऑफ द रिएक्शन आर the reactions are intensive in nature। ये पॉइंट मैं गैल्वेनिक जब डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने बताया था, इंटेंसिव इन नेचर, सो दैट इट इज़ नॉन एडिटिव। ये इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। इट इज़ नॉन एडिटिव एंड कांट ऐड डायरेक्टली टू फाइंड ई नॉट नेट। तो किसी नेट के लिए मैंने मतलब आपको 2 रिएक्शन दिया हुआ है या 3 रिएक्शन दिया हुआ है, उस तीनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया हुआ है, और आपको एक नेट रिएक्शन दिया जाएगा। उस नेट रिएक्शन का ई नॉट अगर निकालना है, तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन या डायरेक्ट एडिशन आप नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द थिंग्स, इसको आपको समझना है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, तो अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कैलकुलेशन करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ ऑपरेशन को इस्तेमाल करना है, तो अपने को एक ऐसा प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा जो इसके टर्म में हो और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना हो, यानी कि इसके टर्म में हो और इंटेंसिव ना हो, यानी कि इसके टर्म में हो और एडिटिव हो। ये चीज़ होना जरूरी है, इसके टर्म में हो और एडिटिव हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सो वी यूज, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है, डेल जी नॉट, दैट इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसको तुम लिख सकते हो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो सो वी यूज डेल जी नॉट, है ना बच्चों, ऑफ द रिएक्शन
ऑफ द रिएक्शन। क्यों लेते हैं? जिसकी पहली खासियत है कि यह एक एडिटिव है, यानी कि इसको एडिटिव कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक एनर्जी, तो एनर्जी को हम लोग तो ऐड कर ही सकते हैं, है ना। तो एनर्जी होने के, दिस इज काइंड ऑफ एनर्जी, सो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इट, ओके, बिकॉज इट इज एडिटिव। लेकिन क्या सिर्फ एडिटिव होना ही इसके लिए काफ़ी है? हम लोग नहीं। तो इसमें एक और बात आ गई क्या, कि इस डेल जी नॉट को हम लोग ई नॉट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ई नॉट विल कन्वर्ट इनटू डेल जी नॉट एंड नाउ वी कैन डू एडिटिव, है ना। एडिटिव बता सकते हैं कि वो एडिटिव हो गया। तो लिख सकते हैं क्या, वी यूज डेल जी नॉट ऑफ द रिएक्शन बिकॉज इट इज एडिटिव एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ई नॉट। तो ये दो मुख्य बातें हैं क्या, कि हम लोग ई नॉट को डायरेक्ट एडिशन में नहीं डाल सकते, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो इस तरह के ऑपरेशन को अगर मुझे करना है तो सबसे पहले उसको मुझे किसी दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिस पे हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगा सकते हैं, और वह है डेल जी नॉट। ठीक है, और इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ई नॉट के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर हमें क्या हो गया, सो फ्रॉम del G not net we can find E नॉट नेट। तो अगर मुझे ई नॉट नेट चाहिए तो मुझे डेल जी नॉट का सहारा लेना पड़ेगा, डेल जी नॉट नेट का सहारा लेना पड़ेगा। दिस इज द मेन थिंग व्हाट आई वांट टू से। ये मुख्य बातें हैं जिसको मुझे कहना है क्या, कि आपको अगर ई नॉट नेट चाहिए तो आप डेल जी नॉट का सहारा, डेल जी नॉट नेट का सहारा आपको लेना पड़ेगा। अब देखो, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एक फॉर्मूला आता है, क्या कह सकते हैं क्या, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। और यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे एन क्या है? एन इज द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर गेन। अभी मैं इसको अप्लाई करूँगा तो पता चल जाएगा। एफ इज़ द फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 96485.33 कुलम, सी फॉर कुलम पर मोल। ठीक है, एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। आई विल डिस्कस इट, इसको मैं डिस्कस करूंगा जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वहाँ पे मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, और इस वैल्यू को कैलकुलेट भी करूंगा, और इसको बट हम लोग राउंड फिगर में इसको 96500 कुलम पर मोल लेकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज 96500, बट गैल्वेनिक सेल में इस वैल्यू का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात क्या कहा मैंने, कि ई नॉट अगर किसी गिवन रिएक्शंस का निकालना है और उसके लिए पहले से आपके पास 2-3 रिएक्शन दिए गए हैं, तो आप डायरेक्ट ई नॉट का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। उसको पहले डेल जी नॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने दिया है, आपके पास अब है। तो इस ई नॉट की मदद से आप डेल जी नॉट निकाल लें, और इस डेल जी नॉट के ऊपर आप डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, ये पहली बात हो गई। एक बात और जो ध्यान देने वाली बात है, क्या है, जैसे कहीं पे मैंने पहले बताया था कि अगर मुझे ई नॉट एम प्लस एन एम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब आपको समझ में आता है? दिस इज द रिडक्शन एंड दिस कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसी चीज़ को मैं इस तरह से लिख दूं, ई नॉट एम प्लस एन। तो देखो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से प्लस एम,
एम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +n, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। और अगर इस दोनों को रिलेट करना हो तो इस बात को याद रखेंगे कि किसी भी रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट कैन बी इक्वल टू द निगेटिव ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। इस बात को याद रखिएगा। तो किसी भी गिवन रिएक्शन का अगर आपको क्या पता है, रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करने के लिए बस नेगेटिव कर दें। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा, जैसे मैंने लिखा Zn solid gives Zn +2 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग एक्वस कर दें और इसके बारे में मैं कह रहा हूँ दिस इज़ E0 और यहाँ पे लिखा हुआ है Zn +2 और इसकी वैल्यू दी गई है क्या, -0.76 वोल्ट। ठीक है, सॉरी +0.76 वोल्ट। ठीक है, 0.76 + 0.76 वोल्ट यानी कि ये दिया गया है। तो अगर हम मुझे यानी कि इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, तो अगर मुझे इस रिएक्शन का लिखना हो Zn +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Zn सॉलिड, तो इसके लिए E0 Zn +2 वर्टिकल बार Zn इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो चूंकि इस रिएक्शन का रिवर्स ये रिएक्शन है तो इसकी जो वैल्यू आ रही है यानी कि इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इस रिएक्शन का उसका निगेटिव साइन लग जाएगा, है ना। तो +0.76 वोल्ट है तो दिस कुड बी -0.76 वोल्ट। ये चीज़ बताना चाह रहा था। तो किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होगा, तो अगर आप उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहते हैं तो बस आप क्या कर दें, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ गिवन एग्जाम्पल्स देता हूँ, एग्जाम्पल्स के मदद से ही इसको समझा जा सकता है। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स, तो सबसे पहला जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन के टर्म में ही लेता हूँ मैं, डेनियल सेल, जैसे बोला जाए इफ़ E0 Zn +2 Zn is equals to -0.76 volt and E0 Cu +2 Cu is equals to +0.34 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देन फाइंड E0 सेल ऑफ द डेनियल सेल। कहते हैं डेनियल सेल का E0 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कि मुझे E0 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि दोनों में से कौन है कैथोड कौन सा है एनोड। तो मैंने पहले भी कहा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम होगा वह एनोड के जैसा बिहेव करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा तो वह कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल देखो, और ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये कम रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, चूँकि E0 Zn +2 Zn is less than E0 Cu +2 Cu। एकदम ध्यान से सीखिएगा बच्चों। तो सबसे पहली बात आपको इस वैल्यू को देनी है और ये भी देना है कि देखना है कि भाई ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, +2 से 0 हो रहा है, +2 से 0, तो यानी कि दोनों रिडक्शन की वैल्यू ही दी गई है। तो और ये कंपेयर करना है कि ये रिडक्शन की जो वैल्यू है इस रिडक्शन से क्या है, कम है। तो चूंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग यहाँ पे अब एक चीज़ तो डिसाइड हो गया कि ये जो होगा, ये जो इलेक्ट्रोड होगा, दिस विल एक्ट लाइक एनोड, और ये क्या होगा, कैथोड होगा। तो पहली बात क्या समझनी है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वह एनोड होगा और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह कैथोड होगा। तो पहली जानकारी आपको ये रखनी है। अब आप क्या करते हैं, अभी अब डिटेल में चल रहे हैं।
आपको मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा डायरेक्ट बताने का। एट एनोड क्या करेंगे, एट एनोड कौन सा रिएक्शन होगा, तो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, OHR होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि जिंक जो होंगे वो एनोड के साथ बिहेव करेंगे, तो जिंक का ऑक्सीडेशन। तो ये जो बता रहा है Zn+2 से Zn, ये तो रिडक्शन बता रहा है, यानी कि एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो Zn से Zn+2 जाएगा। तो Zn से Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन। और एट कैथोड क्या होगा बच्चों, तो कैथोड होता है RH, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन होगा। और जो आपको जो वैल्यू दी गई है रिडक्शन की ही है, Cu+2 से Cu जा रहा है, तो जैसा लिखा हुआ है रिडक्शन की वैल्यू वैसा ही लिख दें। ये एक्वस ही लिया जाता है। और +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, चूंकि देखो बच्चों ये Zn+2 से Zn का पोटेंशियल दिया हुआ है 0.76 -0.76 वोल्ट, यानी कि इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग E01 मान लेते हैं। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, चूंकि यह रिएक्शन इस गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऑपोजिट है, यानी कि यह रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, जबकि यह रिएक्शन ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। तो इसका मतलब हम इसको रिवर्स करके लिख रहे हैं, दिस कुड बी 0.76 वोल्ट। क्लियर है, क्योंकि यह रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है और यहाँ रिएक्शन जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मुझे जो E0 लिखना पड़ेगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का लिखना पड़ेगा। जैसा रिएक्शन वैसी वैल्यू, तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन का हो रहा है, तो मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहाँ लिखना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो दैट कुड बी 0.76 वोल्ट। और चूंकि यहाँ देखो यहाँ रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू दी गई है, तो हम डायरेक्ट जो वैल्यू दी गई है हम डायरेक्ट उसको रखेंगे और इसको E02 कह देते हैं। दिस इज 0.34 वोल्ट। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ें और लिखेंगे सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस और गेन क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसी को मैंने कहा है E0 सेल, इसी को कहा, इसी रिएक्शन का मुझे निकालना है और इसको हम लोग कह देते हैं E0 सेल, यानी कि इसको हम लोग E03 से भी रिप्रेजेंट करते हैं तत्काल, और इसे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो दिस E03 आई हैव टू कैलकुलेट, ओके बच्चों, दिस E03 आई हैव टू कैलकुलेट, और ये दोनों वैल्यू आपको दी गई है। तो अब मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट इसका एडिशन होगा नहीं, तो मुझे नहीं करना है डायरेक्ट एडिशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको पहले डेल जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको डेल जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको भी डेल जी में कन्वर्ट करेंगे, और तीनों को, दोनों को जोड़ के इसके बराबर करेंगे, यानी कि हम लोग डेल जी में एडिशन का ऑपरेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द फर्स्ट रिएक्शन हम लोग लिखेंगे पहले डेल जी 1 नॉट, दैट कुड बी -N1Fe1 नॉट पहले रिएक्शन के लिए। अब इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डेल जी 2 नॉट इज इक्वल्स टू -N2F, ये तो कांस्टेंट है, F तो कांस्टेंट होता है, E2 नॉट इस रिएक्शन के लिए लिख दिए। और इस रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डेल जी 3 नॉट इज इक्वल टू -N3Fe3 नॉट। अब चूंकि यह जो रिएक्शन है वो इस दोनों के सम के बराबर है, तो हम लोग डेल जी 3 नॉट को डेल जी 1 नॉट प्लस डेल जी 2 नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है। सो दैट डेल जी 3 नॉट इज इक्वल टू डेल जी 1 नॉट प्लस डेल जी 2 नॉट। ये काम हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। तो ये समझने वाली बात क्या थी कि हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यानी कि गिवन रिएक्शन का जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा वह क्या होगा, जो उसके जो OHR और RH के जो गिब्स फ्री एनर्जी होंगे उनके सम के बराबर हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ से वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, डेल जी नॉट 3 के जगह पे क्या कर सकते हैं बच्चों, -N3Fe3 नॉट बराबर -N1Fe1 नॉट माइनस N2Fe2 नॉट। माइनस माइनस सब खत्म हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, और F भी खत्म हो जाएगा,
तो यहाँ बच जाएगा N3 E3 नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस, क्योंकि माइनस को कॉमन लेके न्यूट्रलाइज कर देंगे, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा N2 E2 नॉट। और यहाँ से अपने को E3 निकालना था ना, E3 नॉट, तो यहाँ से निकल गया E3 नॉट। तो E3 नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट बाय N3। ये अपना एक फॉर्मूला आया है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है बच्चों, और इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। किसी भी दो रिएक्शन का जो नेट रिएक्शन आएगा उस जगह पे आपको अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो या ईएमएफ निकालना हो तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात उठ रहा है N1 क्या है, N2 क्या है, N3 क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं N1 N2 N3 की वैल्यू क्या है। लेकिन इस पे वैल्यू को रखने से पहले कुछ बात, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको फॉर्मूला नंबर 1 कह देते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार भी लगा देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1। अब एक से नहीं, ये इसमें ये हो सकता है बच्चों कि N1 N2 और N3 का मान क्या हो, आपस में बराबर हो, है ना, हो सकता है। तो ले लेते हैं, इफ N1 का मान N2 के मान के और N2 का मान N3 के मान के बराबर हो जाए। अगर N1 N2 N3 आपस में बराबर होगा तो चूंकि हम लोग देखे थे अभी क्या, E3 नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट बाय N3। और चूंकि N1 N2 N3 सब बराबर हैं तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो अब ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, चूंकि दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ, यहाँ काट सकता हूँ दिस, इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि इस दोनों को कॉमन लेके बाहर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसलिए E3 नॉट इज इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 नॉट। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला, अब तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा सर ये तो डायरेक्ट एडिशन हो गया, है ना। सर आप बोले थे एडिशन नहीं होता है, तो ये एडिशन है बट इस कंडीशन पर। ठीक है, ये एडिशन है बट इस कंडीशन पे, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यू को जोड़ा जा सकता है और नेट रिएक्शन के बराबर किया जा सकता है। कब, जब N1 N2 और N3 की वैल्यू क्या हो, आपस में बराबर हो। लेकिन अगर N1 N2 N3 की वैल्यू बराबर नहीं हो तो जो पहला फॉर्मूला हमारा था ये वाला N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट बाय N3, तो ये फॉर्मूला ही रहेगा। तो दिस इज क्या है, कंडीशन बेस्ड। किस कंडीशन पे है, जब N1 N2 N3 आपस में बराबर है। अभी मैं बात करने वाला हूँ N1 N2 N3 के ऊपर, डोंट वरी। तो ये अपना हुआ सेकंड फॉर्मूला, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दें। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन इसके बारे में याद रखेंगे बच्चों, ये तब काम करेगा जब क्या हो, जब N1 N2 N3 बराबर होगा। तो अगर N1 N2 N3 बराबर हुआ तो आप इस फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर N1 N2 N3 बराबर नहीं हुआ तो आप जो पहला फॉर्मूला था उसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे N1 N2 और N3 आपस में बराबर है या नहीं है। चलो पहले हम लोग बात करते हैं N1 N2 और N3 के ऊपर। ठीक है, N1 N2 एंड N3 के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। देखो, अगर ध्यान सुनेंगे मेरी बात को, अगर N1 N2 N3 की बात की जाए तो हमेशा याद रखेंगे यह उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है जिस इलेक्ट्रॉन का लॉस उस रिएक्शन में हुआ है या फिर गेन उस रिएक्शन में हुआ है। ठीक है, जिस रिएक्शन में हम लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं उस रिएक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर गेन हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस रिएक्शन में, तो यहाँ हम देख रहे हैं इस पहले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और 2 ही इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो इसके लिए N1 का मान 2 हो जाएगा और N2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, क्योंकि N1 इज 2 N2 इज 2। ठीक है, और इस रिएक्शन में चूंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये रहा होगा इस टोटल लॉस गेन आपस में बराबर रहे होंगे। जितना यहाँ पे लॉस हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का उतना ही यहाँ पे गेन हुआ होगा। तो जब लॉस और गेन आपस में बराबर हो जाएं
तो इसका मतलब जो वैल्यू n की यहाँ होगी इस वही वैल्यू n की यहाँ होगी, क्योंकि जब दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों की वैल्यू आपस में यहाँ पे बराबर कब हो जाएगी, जब यहाँ पे जितना का लॉस हो रहा हो उतना की यहाँ पे गेन हो रही हो। और जब लॉस और गेन आपस में बराबर हो तो इस n3 की वैल्यू भी जो होगी वह n1 n2 के बराबर ही हो जाती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इफ लॉस एंड गेन इज इक्वल देन n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n3। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है, पहली बात बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। इफ लॉस एंड गेन of electron are equal, then n1 बराबर n2 बराबर n3। और अगर लॉस और गेन तुम्हें बराबर हो जाए तो ये दिखेगा क्या कि जो नेट रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस बात को पहचानने का एक और तरीका है कि n1 बराबर n2 बराबर n3 लगेगा कि नहीं, वो इसका एक और आइडेंटिफिकेशन है। when there is no electron in the cell reaction, जब सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा हो, मैंने क्या कहा कि जब सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा हो, ये है सेल रिएक्शन और इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो जब सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा हो इसका मतलब लॉस गेन बराबर हो गया होगा, जो कैंसिल हो गए होंगे। तो इसका मतलब भी है क्या कि जब सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ना दिखे, नो इलेक्ट्रॉन, एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, देन n1 बराबर n2 बराबर n3 माना जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और क्या याद रखेंगे, अगर किसी सेल की रिएक्शन की बात की जा रही है तो किसी सेल के रिएक्शन में हमेशा याद रखेंगे, हमेशा लॉस गेन बराबर होता है। किसी भी सेल में, कोई भी बैटरी ले लो, कोई भी सेल जो हम लोग कोई भी गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, उस सेल का अगर लिखा गया सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन में भी लॉस गेन बराबर ही लिया जाता है। तो सेल रिएक्शन में भी लॉस गेन बराबर लिया जाता है, तो उसका जो वैल्यू होगा वहां भी n1 n2 n3 आपस में बराबर हो जाएगा। कहते हैं when cell reaction is given, then अगर सेल रिएक्शन बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये सेल का रिएक्शन है, इस सेल का रिएक्शन है, तो सेल के रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नेट रिएक्शन में नहीं आता है। यानी कि इन द सेल रिएक्शन देयर विल ऑलवेज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेल रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है। तो वहां भी आप लगा सकते हैं n1 बराबर n2 बराबर n3। और जहां जहां जिस जिस केस में आप n1 n2 n3 को बराबर लगा सकते हैं, आप आराम से वहां पे क्या कर सकते हैं, ये वाला बात, ये चीज लगा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। E03 इक्वल्स टू E01 प्लस E02, यानी कि ये लगा सकते हैं। यानी कि अगर लॉस गेन बराबर हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि एडिशन डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही काम कर सकते हैं, E0 इक्वल्स टू E10 प्लस E20। यहाँ पे भी उसी तरह से कर सकते हैं, E03 इक्वल्स टू E10 प्लस E20। तो अगर बच्चों इस बात को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा कि जब भी लॉस गेन बराबर हो या फिर किसी सेल रिएक्शन में या किसी नेट रिएक्शन में, सेल रिएक्शन तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसको नेट रिएक्शन कह देते हैं, नेट रिएक्शन, किसी नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ना दिखे और सेल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं ही होगा। तो अगर किसी नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ना दिखे, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा रिएक्शन आपको नेट रिएक्शन दे दे जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख जाए, तो वहां पे ये सीन नहीं चलेगा। तो आपको वैसा नेट रिएक्शन देखना है जहां पे इलेक्ट्रॉन ना हो, तब ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर डायरेक्ट सेल रिएक्शन की बात की जा रही होगी तो वहां पे n1 n2 n3 बराबर ही होगा, क्योंकि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिखा जाता है। सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज कंप्लीटली करा दिया जाता है, इसलिए n1 n2 n3 को बराबर माना जाता है। ठीक है, बराबर ही होते हैं।
और जहां जहां पे ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये तीनों केस जहां जहां पे लग जाएगा, वहां पे हम लोग डायरेक्ट गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एडिशन को नेट रिएक्शन के पोटेंशियल के बराबर कर देंगे। अब चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब डेनियल सेल में क्या हो रहा था बच्चों? तो डेनियल सेल में क्या हो रहा था? सबसे पहली बात कि लॉस और गेन बराबर था, एक तो ये पहचान पता चल गया। दूसरी बात, इस रिएक्शन में मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा था, तो इससे ये भी पता चल गया कि यहाँ भी N1 N2 N3 बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी पता चल गया कि N1 N2 N3 बराबर है। और चूंकि सेल रिएक्शन लिखा हुआ है, मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया वो E0 सेल पूछा गया है, इससे भी पता चल गया है कि हम लोग डायरेक्ट इसका एडिशन कर सकते हैं। समझ गए बात? तो कहने का मतलब हुआ क्या कि हम लोगों का तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया। लॉस गेन बराबर हो गया, रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, और ऊपर से सेल रिएक्शन खास तौर पे बोल ही दिया। तो जब जैसे ही सेल रिएक्शन बोला तो इलेक्ट्रॉन नहीं ही होगा सेल रिएक्शन में। तो इस तीनों बात को हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिए, और यहाँ से ये पता चल गया कि N1 N2 N3 आपस में बराबर है। तो हम लोग अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं फॉर डेनियल सेल, अब लिखेंगे फॉर डेनियल सेल, फॉर डेनियल सेल क्या कह सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू। और ई नॉट वन की वैल्यू क्या होगी, तो ई नॉट वन की वैल्यू हमने देखी थी 0.76, है ना, इसको लिख सकते हैं 0.76। और ई नॉट टू की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 0.34, तो प्लस 0.34, और इसको जोड़ दिया जाए, दिस कुड बी 1.1 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कब लगाना है एडिशन, डायरेक्ट हम लोग कब करते हैं, गिवन रिएक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्ट कब ऐड किया जाता है, तो जब क्या हो, N1 N2 N3 आपस में बराबर हो, या अब वो कब बराबर होंगे, जब लॉस गेन बराबर हो, या फिर नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ना दिखे, या फिर सेल रिएक्शन दिया हो। इस तीनों का मतलब क्या है कि लॉस गेन बराबर हो रहा है, इस तीनों का मतलब है N1 N2 N3 बराबर हो रहा है। और इस तीनों के केस में हम लोग E1 नॉट प्लस E2 नॉट का फॉर्मेट लगाकर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से एक और बात करते हैं, थोड़ी सी अलग बात। तो दो फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, एक हो गया जब N1 N2 N3 आपस में बराबर नहीं होंगे, और एक फॉर्मूला हो गया बच्चों जब N1 N2 N3 आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो, आपको हो सकता है अलग अलग तरह से भी अलग अलग बुक में इसको लिखा जाता है, और एनसीईआरटी के बुक्स में चूंकि इसको इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए मैं भी चाहूँगा कि इसको बता दूँ, इसको समझ लीजिए। ठीक है, नोट करके उस बात को बस दिखा देता हूँ। तो देखिए, अगर N1 बराबर N2 बराबर N3 है, ठीक है, अगर देन E03 इज इक्वल टू E01 प्लस E02 कह सकते हैं। और ये E1 नॉट क्या है, तो ये बताओ, ये किसके लिए किया था मैंने, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल के रिवर्स कर दिया था मैंने इसको। तो दिस E1 नॉट इज व्हाट, दिस E1 नॉट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द सेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द सेल। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहां पे क्या है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2 से Zn, लेकिन इस रिएक्शन के बगल में ये E0 लिखा हुआ है, और ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है। तो चूंकि ये ऑक्सीडेशन का था, तभी तो इसको मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव लगा करके इसको प्लस कर दिया। तो दिस वैल्यू इज व्हाट फॉर दिस रिएक्शन, और यह रिएक्शन चूंकि ऑक्सीडेशन का है, तो यह जो E1 नॉट है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यह रिएक्शन क्या है, रिडक्शन का है, इसलिए यह जो E0 है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो यह जो E1 नॉट है, दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यह जो E0 है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पे क्या कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं हम लोग क्या, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड पर का, प्लस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड पर का। ठीक है, क्वेश्चन में चूंकि अगर मुझे दिया गया था, क्या क्वेश्चन में दिया गया था, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया था, देखो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। चूंकि क्वेश्चन में दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया था, तो अगर मुझे इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना हो, इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, तो मैं बोल सकता हूं क्या, इसको माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड
प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते, और ये तो ई नॉट सेल है ही, एंड इसलिए ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, सॉरी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, ध्यान देंगे, ये जो फॉर्मूला था बच्चों, ये फॉर्मूला क्या था, यहां पे ई नॉट 3 जो था वो ई नॉट 1 प्लस ई नॉट 2 था, जिसमें एनोड पर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को और कैथोड पर के रिडक्शन पोटेंशियल को जोड़ा गया था। और अगर दोनों जगह पे रिडक्शन पोटेंशियल मुझे लाना है, तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर मुझे रिडक्शन पोटेंशियल बदलना पड़ेगा, तो मैं पहले ही बताया था बस साइन को बदल देना होता है। तो मैंने क्या किया, एनोड पर के जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं क्या कर सकता हूं, निगेटिव ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एक ही बात है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाता है। तो बुक में आपको मिलेगा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो ये जो फॉर्मूला होगा आपको वहां दिखेगा माइनस, तो इस माइनस का मतलब क्या है कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया जा रहा है। कैथोड पर तो रिडक्शन होता ही है, लेकिन एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहां पे लिखा गया है रिडक्शन, इसलिए यहां पे आगे माइनस लगा दिया गया है। तो माइनस लगाने का बस मकसद क्या है कि भाई यहां पे है एनोड, होना चाहिए था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैंने लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल, इसलिए ये बातें यहां पे सही हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग यहां से भी डेनियल सेल का वैल्यू निकालें तो भी निकाल सकते हैं। देखो, इस फॉर्मूला से निकालते हैं फॉर डेनियल सेल, क्योंकि डेनियल सेल में n1 n2 n3 बराबर है, और ये कब लगने वाला है, ये तब लगने वाला है जब n1 n2 n3 आपस में बराबर हो। ठीक है, तो ये कब लगने वाला है, जब n1 n2 n3 आपस में क्या हो बच्चों, बराबर हो, है ना। अब डेनियल सेल में n1 n2 n3 आपस में बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं फॉर डेनियल सेल, फॉर डेनियल सेल क्या कह सकते हो बच्चों, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अब कैथोड पर का रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैथोड पर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या था, देखो, तो हम देखो यहाँ पे कैथोड पर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो Cu प्लस टू Cu, दैट इज 0.34, तो डायरेक्ट 0.34 लिख दिया जाए, माइनस, और एनोड पर का रिडक्शन पोटेंशियल, तो एनोड पर है जिंक, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76, तो डायरेक्ट रख दिया जाए माइनस 0.76, और दोनों की वैल्यू को फिर से हम जोड़ सकते हैं बच्चों, 0.34 प्लस 0.76, और नेट वैल्यू आ गई 1.1 वोल्ट। तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊं तो मेरा जो आपको एडवाइस होगा, तो पहले जो दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, बस ये जानकारी में रखें कि अगर कहीं पे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड लिखा हुआ है, इसका मतलब कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल को और एनोड के भी रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है सर रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर ही क्यों काम किया जाता है, क्योंकि आईयूपीएससी ने रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड माना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी, ये है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी। आईयूपीएससी ने क्या कहा कि आप लोग जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, एक रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। तो इसलिए बेटर होगा किसी एक ही टर्म में बात किया जाए, तो उन्होंने कहा रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड माना जाए, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय द आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी ने कहा भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, हर जगह रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो। तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे कैथोड के लिए तब तो सही हो जाएगा, लेकिन एनोड के लिए अगर रिडक्शन पोटेंशियल करेंगे तो मुझे वहां पे माइनस लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो दिस इज एज अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएससी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको N1 N2 N3 बराबर हो। लेकिन मेरी एडवाइस है कि जब भी आप गैल्वेनिक सेल का प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो जो मैंने सिखाया था फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 उसका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं है, जैसा रिएक्शन आपको दिया जाएगा वैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लेना है।
आप अगर रिएक्शन को उल्टा कर देंगे तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निगेटिव कर दीजिएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। बस ये दिमाग में रखिए, दिमाग में रखने के लिए मैंने इसको बता दिया, बिकॉज दिस इज द कन्वेंशन डिफाइंड बाय द IUPAC। ठीक है, सिंपली ये कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब तुमको लगेगा सर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये ई नॉट कौन सा बात कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे इस तरह से लिखा जाएगा बच्चों, तो ये IUPAC के अकॉर्डिंग लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं भी लिखा हुआ है तो यह रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात कर रहा है, क्योंकि ये IUPAC का कन्वेंशन है कि जब भी आप ई नॉट को लिखें तो आप रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही लिखें। तो दिस ई नॉट एंड दिस ई नॉट both are standard reduction potential defined by the IUPAC। तो ये फॉर्मूला भी आपको दिख सकता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों बच्चों क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो क्या एनोड पे तो होना चाहिए था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब चूंकि यह अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है तभी तो यहाँ माइनस आया है, तो कॉमन सेंस लगा कर आप इसको सोच सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो बट आप दो फॉर्मूला मैंने जो बताया, फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2, उसको ज़्यादा अच्छे से फॉलो करें, वो ज़्यादा आपको मदद करेगा। एक बात और, एक कन्वेंशन और है, नोट 2। ये था फर्स्ट कन्वेंशन, ये फर्स्ट कन्वेंशन। तो फर्स्ट कन्वेंशन क्या है कि जब आप ई नॉट सेल लिखिए तो कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए, और जो ये ई नॉट होगा ये अंडरस्टूड है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा दोनों का। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट कन्वेंशन, पहली बात जिसको IUPAC ने बोली कि इस तरह से फॉलो किया जाए। दूसरी बात, सेकंड कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन जो होता है वो IUPAC डिफाइन करता है। कन्वेंशन इजीनेस के लिए होता है, सिंप्लिसिटी के लिए होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये सिंप्लिसिटी कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर देती है, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो सेकंड कन्वेंशन क्या है, IUPAC ने कहा कि जो एनोड होता है या एनोड हाफ सेल जो होता है, इसको हमेशा प्लेस्ड लेफ्ट, हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। एनोड हाफ सेल को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, जबकि कैथोड हाफ सेल को प्लेस्ड राइट, हमेशा दाहिनी ओर रखा जाता है। तो चूंकि एनोड को हमेशा लेफ्ट रखा जाता है और कैथोड को हमेशा राइट रखा जाता है सेल में बनाते समय, दिस इज अ कन्वेंशन। आप इसको घर में जो बैटरी है उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, कि एनोड जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा और कैथोड जो होगा वो हमेशा राइट साइड होगा। तो अगर आप इस तरह के कन्वेंशन को फॉलो करें, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द IUPAC का ये सेकंड कन्वेंशन है। तो अगर इस तरह से बात बोलें तो हम लोग इसको इस तरह से ही कह सकते हैं कि ये ई नॉट सेल जो होगा, अब जैसे ई नॉट सेल लिखे इसका मतलब N1 N2 N3 बराबर है, और इसका मतलब हम डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन काम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है, तो कैथोड की जगह पे लिख देंगे राइट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो अगर किसी जगह पे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से है, राइट मींस कैथोड, लेफ्ट मींस एनोड, और ये ई नॉट जो है यह रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों जगह पे। ठीक है, तो कन्वेंशन में क्या क्या हुआ, तो कन्वेंशन में पहली बात देखा कि ई नॉट का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, ई नॉट का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है। दूसरी बात, ई नॉट जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम लोग ई नॉट सेल रिप्रेजेंट करते हैं, वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड ही लिखते हैं, या फिर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट लिखते हैं। ये सब जो बातें हैं ये कन्वेंशन वाली बातें हैं, बस इसको दिमाग में सेट करके रखिए, आपको काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये समझ में आया कि आखिर IUPAC का कन्वेंशन क्या है और किस तरह से ये चीज़ों को समझाता है। अब कुछ क्वेश्चन चलते हैं। तो डेनियल सेल तो हम लोग देख ही लिए, अब डेनियल सेल के बाद हम लोग बात करते हैं किसके, एक और क्वेश्चन की जो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन की मदद से जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, देखिए इफ A प्लस बी गिव C प्लस डी, और इसके ई नॉट की वैल्यू दी गई है x वोल्ट, then 2a plus 2b
गिव्स 2C प्लस 2D। तो कहते हैं इस रिएक्शन की ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, ये चीज़ है। तो मैंने जैसा कहा कि स्टैकोमेट्रिक कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इस रिएक्शन और इस रिएक्शन कंपेयर किया जाए तो उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि अगर A प्लस बी गिव्स C प्लस डी को अगर हम टोटल को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें देन दिस विल बी इक्वल टू दिस। यानी कि A प्लस बी गिव C प्लस डी को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह रिएक्शन जो है इस रिएक्शन के बराबर हो गया है। और मैंने कहा था कि ये ई नॉट जो होता है, अगर हम लोग इस ई नॉट को 1 कह दें, इस ई नॉट को 2 कह दें और ई नॉट 2 मुझे निकालना है, तो ई नॉट 2 जो होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कहा मैंने बिकॉज इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट पे कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो सारे अमाउंट को दुगना कर दिया गया, सारे अमाउंट को दुगना कर दिया गया। यहाँ पे सारा अमाउंट ऐसे था और यहाँ पे सारा अमाउंट को दुगना कर दिया गया। चूंकि पूरे रिएक्शन के अमाउंट को दुगना कर दिया गया है, इसलिए इस रिएक्शन के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ई नॉट का मान अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इफेक्ट जो है वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे नहीं होता है। यानी कि ई नॉट 2 विल बी इक्वल टू ई नॉट 1 ही हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू x वोल्ट। यहाँ से क्या मैं सिखाना चाह रहा था, इसका मैंने यहाँ पे ये सिखाना चाहा कि किसी भी कॉफिशिएंट से आप किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दें तो वहाँ पे आप ऐसा ना करें कि आप उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा, जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसलिए कॉफिशिएंट का जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ रिएक्शन में जाएगा, आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर कोई इफेक्ट उसका नहीं जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात था जो समझाना चाहा था मैं। यानी कि अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो अब बस रिएक्शन के कॉफिशिएंट को चेंज कीजिए, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो।